नमस्कार बच्चों, ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सप्ताह अध्याय 1 की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम छठवें टॉपिक से क्लियर करेंगे। इसमें हम यह देखेंगे कि जो शिल्पकार थे और उनके जो शिल्पकारी के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो कच्चे माल की आवश्यकता की ये पूर्ति कैसे करते थे। देखिए, इसके लिए ये दो प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। एक स्थानीय स्तर की वस्तुएं और एक बाहरी वस्तुओं के उपयोग करते थे। स्थानीय स्तर पर जो वस्तुएं कोई कच्चा माल मिल जाता था, उनको स्थानीय स्तर पर देख क्या मिलता था, मिट्टी वगैरह मिल जाती थी। लेकिन विशिष्ट स्तर पर मतलब भारी स्तर की जो वस्तुएं थी वो क्या थी, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, टिन, गोमिल, लाजवर्द, शीशा, शंख, है ना। इस टाइप की जो वस्तुएं थी, कच्चे माल इनका कहाँ से, बाहर से आयात किया जाता था, है ना। अब ये क्या होता था, देखिए भारी वस्तुओं में तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से मंगाई जाती थी। अफगानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराठ से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, शीशा ईरान से और शंख समुद्र के किनारे से मंगाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनको मंगाने के लिए वाहन कौन सा उपयोग किया जाता था, तो इनके लिए वाहन उपयोग किया जाता था बैलगाड़ी। भूस्थल से सामान लाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था और समुद्रीय या नदी मार्ग के माध्यम से जलीय मार्ग पर क्या चलती थी, नावें। नाव इनके साक्ष्य क्या है, देखिए बच्चों की मिट्टी के खिलौनों में क्या है, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं और जो मोहरे हैं उन पर नाव का चित्र अंकन मिला है। इससे प्रमाणित होता है कि इन्हें नाव का और बैलगाड़ी का ज्ञान था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए कि यहाँ पर जो 6.1 टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक हैं, 6.1 और 6.2। 6.1 में उपमहाद्वीप तथा उसके आने वाला माल। आपको पता है कि उपमहाद्वीप कौन होता है, भारत का उपमहाद्वीप, जिसमें हिमालय से नीचे नीचे वाले जो देश हैं उनको शामिल किया गया है। भारत और उसके पड़ोसी देश जो उसकी सीमाओं से, उसकी पड़ोसी सीमाओं से लगे हुए हैं, उसको उपमहाद्वीप कहा गया है। ठीक है, उपमहाद्वीप तथा उसके आने वाला माल। देखिए इसमें कहाँ कहाँ से माल मंगाया जाता था। आपके मैप में समुद्र किनारे दो नगर हैं, बालाकोट और नागेश्वर, है ना। बालाकोट और नागेश्वर ये बस्तियां थी। यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता था, शंख प्राप्त किया जाता था। दूसरा, लाजवर्द मणि का आपने नाम सुना है। लाजवर्द मणि क्या होती है, नीले रंग, क्या है, नीले रंग, नीले रंग का पत्थर होता है। क्या है, लाजवर्द मणि क्या है, नीले रंग का पत्थर होता है। अफगानिस्तान के सुर्दगई से प्राप्त किया जाता है। अब ये वाला लाजवर्द मणि है वो अफगानिस्तानी क्षेत्र से प्राप्त की जाती थी और वो भी कहाँ से, सुर्दगई से। हाँ, जो उस टाइम का हड़प्पा स्थल था, उसके समकालीन था। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कालेनियन पत्थर की बारे में बात करें। कालेनियन पत्थर क्या था, कालेनियन पत्थर गुजरात के भाड़ोच मतलब लोथल से प्राप्त किया जाता था। शैल खड़ी कहां से प्राप्त की जाती थी, पत्थर दक्षिण राजस्थान और गुजरात से प्राप्त की जाती थी। कहां से, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपरी स्तर, तो वहां से शैल खड़ी नाम का पत्थर मंगाया जाता था। अब यहाँ पे नोट है, क्या नोट है, दूर स्थल से माल प्राप्त करने अभियान भेजे जाते थे। यहाँ पे ये कह रहे हैं दूर स्थलों से माल प्राप्त करने के लिए क्या भेजा जाता था, अभियान भेजे जाते थे। कई लोगों को समूह के साथ भेजा जाता था और वहां से कच्चा माल मंगवाया जाता था। अब देखिए कहीं कहीं पर बस्तियां मिल जाती थी जहाँ पे माल, कच्चा माल मिलता था, उनसे संपर्क साध लिया जाता था, उनके जन समुदाय संपर्क साध लिया जाता था। दूसरा, जिनसे वहां पर बस्तियां नहीं थी तो वहां पर ये इकट्ठे लोग अभियान लेके जाते थे और वहां से फिर सारी कच्चा माल लेके आते थे। ऐसी दो व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। यहाँ पे देखिए एक गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है। देखिए जो राजस्थान है उसके खिचड़ी क्षेत्र में एक संस्कृति और मिली है, उसको इन्होंने नाम दिया है पुरातत्ववेत्ताओं ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इस संस्कृति की क्या खासियत है, इसमें मृद भांड ऐसे मिले हैं जो हड़प्पा से मेल जोल नहीं खाते, है ना। इस संस्कृति की मृद भांड हड़प्पा संस्कृति से अलग थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं को असाधारण क्षमता मिली है। यहाँ पर जो तांबे की वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में मिली है, क्योंकि ये खेतड़ी वाले क्षेत्र में मिली है और खेतड़ी वहां पर तांबे की खदान थी। हाँ, और ऐसा संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे कौन, ये
गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति वाले लोग। तो इतना आपको इस टॉपिक में समझ में आ गया हो। यहाँ पे हमने ये देखा कि माल को कैसे दूर देश से या अपने क्षेत्र से मंगाया जा रहा है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेंगे, उसमें 6.2 में जो महाद्वीप है उपमहाद्वीप उसके बाहर से माल आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो क्षेत्र थे उन लोगों का व्यापार उस समय की अन्य संस्कृतियों से भी चलता था। उन संस्कृतियों क्या क्या नाम थे? उन संस्कृतियों के नाम थे मेसोपोटामिया, दिलमुन, मागन और तुरान। मेसोपोटामिया इराक वाले क्षेत्र में दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। इराक देश है, इसमें आप जाकर वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इराक कहाँ पर स्थित है। दिलमुन बहरीन देश को बोला जाता था, मागान ओमान देश को बोला जाता था और तुरान कैस्पियन सागर के पास वाले क्षेत्र को बोला जाता था। अब इनमें आप ये देखिए कि ये अभी तो वर्तमान में बहरीन, ओमान और कैस्पियन सागर के पास वाला क्षेत्र इराक वाला क्षेत्र है, लेकिन उस समय यहाँ पे संस्कृतियाँ बसी थी। दिलमुन की संस्कृति, मागान की संस्कृति, तुरान की संस्कृति। इतना समझ में आया? आप देखिए मागान ओमान से व्यापारिक संबंध था इनका। हाँ, किसका? हड़प्पा सभ्यता। इसके क्या साक्ष्य हैं? तांबा ओमान से लाया जाता था, इसके क्या साक्ष्य हैं? देखिए रासायनिक विश्लेषण बता दे कि ओमानी और हड़प्पाई तांबा में निकेल के अंश मिले हैं, है ना। निकेल एक धातु है जो तांबे में पाई गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि तांबा ओमान से मंगाया जाता था। ओमान से काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला है। ये मर्तबान है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती हैं। ठीक है, फिर देखिए इन पात्रों में क्या रखकर पहुंचाया जाता था इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन विनिमय में ओमानी तांबा प्राप्त किया जाता था। ठीक है, इनमें क्या रख के पहुंचाया जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब मेसोपोटामियन तांबा मगान से आता था, मतलब ओमान से आता था। और दिलमुन, मगान तथा मेलुआ हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द है ना। इन वाले क्षेत्रों से कालेनियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां कहाँ आती थी? मेसोपोटामिया आती थी। ऐसा कहाँ प्रमाण है? तो एक अभिलेख मिला है 3री सदी ईसा पूर्व की, उस पर दिनांक अंकित है। उसमें लिखा है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिला है। तो उसमें ये जानकारी मिली है, ये और ये है ना, तांबा और ये सारी चीजें कालेनियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां कहाँ से आती थी? इन देशों से आती थी, दिलमुन, मगान और मेलुआ से। ठीक है, और मेलुआ हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब यहाँ पे देखिए कि मेसोपोटामियाई मिथक, परंपरा कथा। मिथक मतलब होता है परंपरागत कथा, है ना, जो एक पिता अपने बच्चे को और बच्चा अपने बेटे को सुना देता है ना, उस प्रकार की कथाएं परंपरागत रूप से कथाएं कही जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे, है ना। ये लिखा कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया के जो मिट्टी के वो मिले हैं, मिट्टी के लेख, मिट्टी के तख्ती पर लिखे हुए जो लेख मिले हैं उनमें लिखा है। हाँ, उनमें क्या लिखा है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दी। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हाजा पक्षी, पुरातत्वविद मानते हैं हाजा पक्षी क्या है? मोर था। ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। और क्या देखें, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते थे। उसमें जो लेख में लिखा है मेसोपोटामिया के लेखों में ये इस प्रकार के लेख मिले, मिट्टी की तख्ती पर लेख लिखे हुए मिले। और एक ऐसे होता था देखो कि मिट्टी की एक तख्ती ले लेते थे गीली, है ना, उसको बिल्कुल तख्ती बना लेते, फिर उस पर कील के माध्यम से उस पर कुछ लिख देते थे उकेर उकेर के, और फिर उसको सुखा के रख लेते थे। ऐसी कई सारी पट्टिकाएं मिली है वहां पर मेसोपोटामिया में। अब देखिए कि उनमें क्या लिखा है? मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहा कहते थे, और मोहरों पर भी जहाजों और नावों के चित्र हैं। ठीक है, ये मोहर वगैरह का आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये देखिए कि अभी तक आपने सारा समझ लिया व्यापार के बारे में। अब हम इसकी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, है ना, उसके बारे में जानेंगे।
हाँ, वो प्राप्त हुई है अलग अलग मोहरों पर, सबसे ज़्यादा मोहरों पर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे 7वां टॉपिक, और इस टॉपिक में है मोहरें, लिपि तथा बाँट। अब हम हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और बाँट के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले 7.1 में मोहरें और मुद्रांकन के बारे में बताया गया है। मोहरें क्या होती हैं? मोहरें एक प्रकार की सील होती है जो आपके पत्रों पर लगाई जाती है। उस समय पत्रों की सील थी और वो पत्थर था सैलकड़ी, तो उस पर चित्र उकेरे गए थे और उन पर कुछ भाषाएं लिखी हुई थी। इस टाइप का एक पत्थर होता था जिसमें नीचे कोई जानवर लिखा रहता, ज़्यादातर तो जानवर ही था, और यहाँ पर कुछ लिपि लिखी होती थी जो इस साइड से लिखती हुए इस साइड जो अक्षर हैं वो छोटे बनते जाते थे। इस साइड से लिखते जाते थे और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे अक्षर बन जाते थे। अब यहाँ पे देखिए कि जो हड़प्पाई मोहर हैं, है ना, वो सैलकड़ी के पत्रों पर मिली हैं। आप उसमें चित्र भी देख सकते हैं अपनी किताब में। फिर इनका उपयोग क्या था? देखिए, आप एक बात देखिए कि जो सील रहती थी पत्थर की, जो सैलकड़ी की पत्थर की जो सील रहती थी, उसको मिट्टी पर लगाएंगे तो उस पर मिट्टी पर छाप पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? हाँ, तो उसको छाप पाड़ने के लिए ही उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे जो नाम लिखे रहते थे, ये शायद क्या है, संभव है, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि शायद उस जो प्राप्तकर्ता या जो देने वाला, बेचने वाला है, माल भेजने वाला, प्राप्तकर्ता, उसका नाम वगैरह लिखा रहता था, या तो भेजने वाले का या प्राप्तकर्ता का, दोनों को। और ये चिन्ह शायद अनपढ़ व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने के लिए ऐसा चिन्ह बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए कि मोहरें और मुद्रांकन का उपयोग लंबी दूरी के स्थानों को सुरक्षित माल पहुंचाने और संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। इसमें क्या है, अपना माल एक देश से दूसरी देश सुरक्षित पहुंच जाए, है ना, एक सप्ताह से दूसरी सप्ताह में क्या सुरक्षित पहुंच जाए, उसके लिए ये क्या करते थे कि एक गट्टर बनाते थे, मतलब एक बोरी, एक कट्टा लेते थे। कट्टा समझते हो? एक कट्टे को लेते थे और एक, या उसको बैग को बोल सकते हैं, तो बैग को लेते थे और बैग में सामान रख देते जो पहुंचाना था, और उसके मुंह को बांध देते थे, और मुंह पर क्या है, गीली मिट्टी पोत देते थे। गीली मिट्टी पोतने के बाद उस पर ये मोहरें 3-4 जगह लगा दी जाती थी। उन मोहरों में शामिल हो सकता है माल भेजने वाले की मोहर हो सकती है, माल ले जाने वाले की मोहर हो सकती है, और माल प्राप्त करने वाले की। देखिए, जब ये यहाँ से माल बेचता है ना, तो उस पर अपनी मोहर लगा देगा। ठीक है, साथ ही जिस व्यक्ति को भेजना है उसकी मोहर लगा देता होगा, और माल ले जाने वाले जो ये इसको नाप के माध्यम या बैलगाड़ी के माध्यम से ले जाएगा, तो वो उस पर अपनी मोहर लगा देता हो। ऐसा होता हो, ये संभव भी है और ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होता हो। तो इस पर 3-4 छापे लगी रहती थी मोहरों की, हाँ, और ये माल इस प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता था इनके माध्यम से। जो 3 व्यक्ति हो सकते थे, जो लेने भेजने वाला, माल ले जाने वाला और माल प्राप्त करने वाला, हाँ ना, ऐसा होता होगा। इतना आपको समझ में आया? ये क्या है, बोरियां हैं, और ये बोरियां हैं, इस पर जो मोहरों के लिए ये प्रतीक बनाया है, मोहरों की छाप मुद्रांकन किया जाएगा, मुद्रा का अंकन किया जाएगा, वो ये रहेगा, है ना, इस पे। अब वहां पे अगर ये सील लगी हुई है ना, अगर बिना सील टूटी हुई अवस्था में वो माल वहां पे पहुंच जाता है, जो थैला है वो माल तयशुदा गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद अगर वहां पर जो सील लगी हुई कट्टा है या थैला है, उस पर अगर वो सील बिना टूटे, है ना, पहुंच जाती है, तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि माल के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। इतना आपको समझ में आया? हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गीली मिट्टी पर माल भेजने वाले, माल ले जाने वाले और माल प्राप्त करने वाले की पहचान मुद्रांकन किया जाता होगा। हाँ, मोहरों पर जानवरों के चित्र अनपढ़ों को पहचान के लिए बनाए जाते थे। ये जानवरों के चित्र क्यों बनाए जाते थे मोहरों पर? तो वो अनपढ़ों को, जो अनपढ़ लोग इस माल को इधर उधर कर रहे थे, मतलब इधर उधर लेके जा रहे थे, तो उसको पहुंचाने के लिए, उनकी पहचान के लिए ये चित्र बना देते थे।
मोहर अक्षुण्ण स्थिति प्राप्त करता को मिले तो माना जाता था कि माल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इतना आपको समझ में आया। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, आप अपने यहाँ से किसी माल, अगर कोई माल किसी को भेजता है, अपना सामान किसी को भेजता है, तो उस पर नाम वगैरह लिख के पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा? तो ये सील उसी का प्रतीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक रहस्यमय लिपि। अब हम मोहरों के बारे में अपन ने जान लिया कि इनके प्रतीक क्या है ना, ये कैसे उपयोग की जा रही थी। अब हम बात करेंगे एक रहस्यमय लिपि के। तो इस लिपि में क्या है, देखिए हड़प्पाई लिपि सबसे अधिक मात्रा में मोहरों पर लिखी पाई गई है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा के जो स्थल हैं हड़प्पा संस्कृति के, तो वहाँ की जो सीलें मिली हैं, मतलब मोहरें मिली हैं, तो वे उन पर कुछ अभिलेख लिखा हुआ मिला है। इस टाइप का एक लेख टाइप का लिखा हुआ है, मिला है। क्या मिला है? एक प्रकार का लेख लिखा हुआ मिला है। और ये दाईं ओर से बाईं ओर शुरू होता था। ऐसा कैसे अंदाजा लगा लिया? देखिए इसमें यहाँ के अक्षर बड़े फैले हुए बन रहे हैं और जो लास्ट वाला अक्षर है वो थोड़ी छोटी अवस्था में बन गया। तो ऐसा माना जाता था कि लेख हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखा जाता होगा। तो मोहरों, इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और कैसी थी? हर शब्द को, जैसे आपकी भाषा है वर्णमालीय रूप में, है ना, प्रत्येक अक्षर के बाद स्वर लगा रहता है ना, लेकिन यह वर्णमालीय लिपि नहीं थी। हाँ, इसमें 375 से लेके 400 के बीच चिन्ह मिले हैं। हाँ, अभी तक, क्योंकि इस लिपि में चिन्हों की संख्या 300 से 375 400 के बीच है ना। तो ये क्या थी? ये वर्णमालीय नहीं थी। वर्णमालीय मतलब क्या होता है? प्रत्येक अक्षर या व्यंजन, जिसमें अपन लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं उसमें वर्णमालीय लिपि बोलते हैं, उसमें व्यंजन और स्वरों का प्रयोग किया जाता है, पर इसमें नहीं है। मोहरों पर लिखी लिपि में मालिक का नाम या पदवी लिखी होती थी। ये समझ में आया? मोहरों पर जानवर सामान्य रूप से अनपढ़ व्यक्ति को संकेत करने के लिए उकेरा गया हुआ। हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय प्रत्येक अक्षर स्वर या व्यंजन नहीं है, क्योंकि इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 है से 400 के बीच में। इसमें इस टाइप के चित्र बना देते, हाँ, जिनकी संख्या 375 से 400 के बीच है। हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके साक्ष्य क्या है? कुछ मोहरों पर दाईं ओर ज्यादा अंतराल है। देखो दाईं ओर ज्यादा अंतराल है, गैप छूट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस साइड बाईं ओर क्या है? गैप पास पास में आ गए हैं, तो बाईं ओर संकुचित अंतराल है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो लिपि लिखी जाती थी उनकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब ये जो आपकी जो लिखा हुआ जो मिला है, लिखी हुई जो लिपि मिली है, वो कहाँ पर मिली है? तो निम्न वस्तुओं पर हड़प्पा की लिपि मिली है। किस पर? मोहरों पर लिपि मिली है, तांबे के औजारों पर लिपि मिली है, मर्तबानों के आवट पर मिली है। मर्तबान मतलब बर्तनों की जो भारी पृष्ठ है उस पर लिखी हुई लिपि मिली है। तांबे और मिट्टी के लघु पट्टिकाओं पर मिली है। जो तांबे के जो पट्टिकाएं होती हैं और मिट्टी की पट्टिकाएं, उनमें यह लिपि मिली है। इसमें किस टाइप का? जैसे मान लो तांबे की पट्टिका ये है और ये मिट्टी की पट्टिका है, इसको गीले करके इस पर लिख दिया जाता हुआ, फिर इसको सुखा दिया जाता है। ये तांबे की है, इस पे जब तांबा की प्लेट पर उसको खुदवा दिया जाता था कि कोई लिपि, कोई नाम या कोई पदवी इस पे खुदवा दिया जाता, तो उन पर लिपि लिखी हुई मिली। आभूषणों पर लिपि मिली हुई। अस्थि मतलब हड्डियों पर भी, हड्डियों की छड़ होती हैं उन पर भी लिखा हुआ मिला है। प्राचीन सूचना पट पर मिला है, एक सूचना पट मिला है। हाँ, सूचना पट समझते हो? जिसमें आप सूचना देते हो, आपके स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है ना, उसी टाइप का एक सूचना पट मिला है। कुछ नष्टप्राय वस्तुएं भी हैं, है ना, कुछ ऐसी वस्तुएं जो नष्ट हो गई, उन पे भी शायद लिपि का लेखन किया जाता हुआ। तो यहाँ पे आपने इतना समझ लिया कि मोहरों का प्रयोग कैसा होता था और एक रहस्यमय लिपि कैसी थी उनकी। रहस्यमय लिपि में 375 से 400 शब्द हैं और इस लिपि में इस टाइप के वर्ड लिखे जाते थे। वर्णनात्मक नहीं, वर्णमालीय नहीं थी, ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी। समझ में आ गया? अब हम और आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे 7.3 वाले पॉइंट की। इसमें हम बात करेंगे बांट के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खुदाई में कई सारे बांट मिले हैं और ये बांट तौलने के लिए उपयोग किए जाते थे। तौलने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि आभूषण तौलना है तो उनके लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। और क्या, कोई बहुमूल्य उत्पाद उसको भी तौलने के लिए, और जो उत्पाद संज्ञान में नहीं आए हैं तो वो भी तौले जाते होंगे। अब इन बांटों को चर्ड पत्थर से बनाया जाता था और इन पे किसी भी प्रकार का चित्र अंकित नहीं था। एक प्रकार के चित्र निशान रहित थे। कैसे थे? निशान रहित थे। हड़प्पा सभ्यता की बांट सामान्यतः चट पत्थर के बने थे। आमतौर पर ये बांट घनाकार तथा किसी भी प्रकार के निशान रहित खुदाई में मिले हैं। इनका उपयोग सामान्यतः मनकों और आभूषणों को तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था। इतना आपको समझ में आ गया। ये बांट 16 के अनुपात के आधार पर वजन धारण करते थे। जैसे कि देखिए, मान लो ये छोटा वाला बांट है सस्ते, ये 8 ग्राम का है, तो इससे जो बड़ा बांट रहेगा वो 8 का 16 गुना रहेगा। जैसे कि ये 128 ग्राम का होगा। आया समझ में? और इससे जो बड़ा बांट रहेगा वो इसका 16 गुना ज्यादा रहेगा। इस टाइप से ये बांट बने थे। अब देखिए, और ये बांट मानदंड दो आधारी पद्धति पर आधारित था। जैसा कि देख लो, इसका 2 गुना ये और उसका 2 गुना और फिर 2 गुना का 4 गुना और 4 गुना का 8 गुना, 8 गुना का 12 गुना। इस टाइप की मानदंड दो आधारी पद्धति पर था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले कौन लेता था? हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले कौन लेता हुआ? तो कोई शासक होगा या कोई शासक वर्ग होगा जो ये निर्णय लेते होंगे। तो अब हम बात करेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। उस समय उनके राजा या कोई शासक वर्ग था कि नहीं था, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले कौन लेता था? सामुदायिक कार्य कौन करता था? सामुदायिक कार्य मतलब जैसे नालियों की सफाई वगैरह, है ना, एक प्लान बनाना, शहर का निर्माण करवाना। तो इस टाइप के काम कौन करता था? मृद बांट, ईंट मोहरे तथा बांटों में एक रूपता कैसे थी? उनमें सब में एक ही, सारे स्थलों से एक ही प्रकार की, एक ही अनुपात शैली और लिपियों में ये मृद बांट एक ही जैसे क्यों थे? ईंट एक ही जैसी, एक ही अनुपात का पालन क्यों करती थी? मोहरें एक ही प्रकार की क्यों थी? बांट में एक रूपता कैसे थी? तो इन सब में ऐसा कौन इनको नियंत्रित कर रहा था, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हड़प्पा समाज बस्तियों का निर्माण और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन कौन करता था? हड़प्पा समाज की जो बस्तियों का निर्माण है इतने बड़े क्षेत्र पर कौन करवाता था? मतलब कौन इनकी प्लानिंग करवाता था और इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करता कौन था? तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अब यही क्वेश्चन आपके मन में जाग गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं तो उन पर शासन कौन करता था, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे पॉइंट है 8.1, प्रसाद तथा शासक। पुरातात्विक विवरण कोई जानकारी नहीं देते। जो जो पुरातात्विक विवरण मिले हैं उनसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के साक्ष्य मिले, है ना, जिसको प्रसाद खाया दिया किन्होंने? पुरातत्वविदों ने। लेकिन उसमें प्रसाद जैसी राजप्रसाद संबंधित कोई वस्तु मिली ही नहीं है। तो उसको प्रसाद इन्होंने कहा तो सही, लेकिन उसमें राजप्रसाद जैसी कोई वस्तु मिली ही नहीं है ना। तो इससे भी अपन कोई अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। हाँ, एक पत्थर की वहां से मूर्ति मिली है और इसको पुरोहित राजा की संज्ञा उन्होंने दे दी। किसने? पुरातत्वविदों ने। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा थे, इससे ये परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसको क्या दे दिया? पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। पुरातत्वविदों के मत अलग अलग हैं। कई पुरातत्वविद इन मतों के अनुसार बट गए हैं। वो एक कुछ कहते हैं कि सभी समान थे, वहां पे कोई राजा नहीं था, आपस में मिलजुल कर निर्णय लेते थे। कुछ तो ये कहते हैं पुरातत्वविद, और कुछ ये कहते हैं कि पूरे क्षेत्र का एक ही राजा था जो सभी को नियंत्रित करता था। और एक तीसरा चलता था, तीसरे पुरातत्वविद ये बोलते थे कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे। वो सब ये बोलते थे कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा थे, ऐसा बोला जाता। ये सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है?
पक्ष है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है इसके बारे में। ठीक है, ये विकल्प सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अभी तक इसका ज्ञात नहीं है कि कौन उनका शासक वर्ग था, और अगर वहाँ पे कोई अनुष्ठानिक क्रियाएं होती थी, है ना, तो उनको भी ये लोग नहीं समझ पाए। और अगर अनुष्ठानिक क्रिया हो रही हैं तो उनको करता कौन था, अगर कर्ता करने वाला व्यक्ति राजनीतिक था या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे कि सभ्यता का अंत कैसे हो गया। 9वें जो पॉइंट है उसमें सभ्यता के अंत के बारे में बताया गया है। देखिए, हड़प्पा का जो प्रबंधन था, जिस प्रकार का वो प्रबंधन कर रहे थे, वहां पर नगरों का निर्माण किया जा रहा था, नालियों का निर्माण किया जाता था, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, मर्तबान वगैरह और मन के बनाए जाते थे। और क्या बनाया जाता था, और भी चीज़ें जो कुछ भी बनाए जाते थी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, नष्ट होती चली गई। उनका प्रयोग कम हो गया, सीमित मात्रा में हो गया, है ना, वो सीमित मात्रा में बनना शुरू हो गई, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1800 ईसा पूर्व तक पूर्वी चोलिस्तान के हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। 1800 ईसा पूर्व के समय से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। पूर्वी भारत की ओर गमन, हड़प्पा और क्या हुआ है, पूर्वी भारत की ओर गमन होना शुरू हो गया था इन लोगों का। और जो आगे की जो बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं वो पूर्वी भारत की ओर खिसकते हुए मिले हैं, है ना। तो नई बस्तियां जो बनी वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में बनी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की भौतिक संस्कृति में क्या आया, परिवर्तन आ गया। भौतिक संस्कृति का, भौतिक जो चीजें वो बना रहे थे उसमें परिवर्तन आ गया। देखिए क्या क्या परिवर्तन आया, पुरा वस्तुएं, मन के बांट और विशिष्ट मोहरें समाप्त हो गई। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई। कम मात्रा में माल निर्माण किया जाने लगा। आवास घर निर्माण तकनीकों का प्रयोग बंद हो गया। आवास मतलब घर निर्माण की जो तकनीक थी वह बंद हो गई। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता सब कुछ समाप्त हो गया। पुरावस्तु ये संकेत करती हैं कि नगरीय संस्कृति की ओर, जो नगरीय संस्कृति थी वो कैसे में परिवर्तित हो गई, ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। यहाँ पे देखिए, अब आप इसमें हम ये देखेंगे कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ। देखिए, अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग धारणा रखते हैं। उन धारणाओं में से कुछ धारणा यहाँ पर दी हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, है ना। कुछ कहते हैं कि कोई भारी जाति का आक्रमण हुआ होगा, और कुछ कहते हैं कि महामारी का प्रकोप हो गया होगा, इसके कारण सभी लोग वहां से गायब हो गए। ठीक है, कुछ लोग बचे होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, और कुछ लोग वहां से और कहीं रहने के लिए चले गए होंगे। देखिए, जलवायु परिवर्तन कारणों में देखिए अत्यधिक पेड़ों की कटाई इन्होंने की थी। ईंट पकाने के लिए इन्होंने पेड़ों की कटाई तो स्वाभाविक रूप से की होगी, है ना। तो हो सकता है कि ज्यादा पेड़ कटाई करने से क्या है, वहां पर रेगिस्तानी जलवायु बनना शुरू हो गई हो। हाँ, कम मात्रा में पानी बरसना शुरू हो गया हो, कम मात्रा में पानी बरसता हो। या ये हो सकता है कि जो उनकी किनारे नदी थी वो सूख गई हो, और या उसने अपना रास्ता बदल लिया हो। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा, बाहरी जाति का आक्रमण। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर कोई बाहरी जाति ने आक्रमण किया था, और कुछ ये मानते हैं कि एक महामारी आई होगी, उसमें कई लोग शिकार हो गए, उससे कई लोग शिकार हो गए होंगे, और कुछ लोग उस जगह को छोड़ के चले गए हैं। इतिहास में कई ऐसी महामारी आई हैं जो बहुत बड़े समुदाय के लिए हानिकारक सिद्ध हुई हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु इन महामारियों के कारण हो गई थी। ऐसा भी हुआ होगा। स्रोत नंबर 3। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, कुछ तो ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण जो शहरी केंद्र थे, नगरीय क्षेत्र थे, वो क्या है, ग्रामीण संस्कृति की ओर परिवर्तित हो गए, है ना। इनमें यह निश्चित नहीं किया जा सका कि क्या कारण रहे थे, लेकिन इसमें सबसे पहला जो थर्ड वाला है, ये हमें भी लगता है कि महामारी का प्रकोप हुआ होगा, जिसके कारण पूरा समुदाय में से कई लोग मरने लगे हों, कुछ लोग उस स्थलों को छोड़कर चले गए। ठीक है,
ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा प्रभावी कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिसमें अत्यधिक पेड़ काटने से क्या हो गया, उस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित हो गई, जो लोगों के लिए सहने लायक नहीं थी। जैसे कि उनके अनुसार जितनी आवश्यकता थी फसल उस हिसाब से नहीं हो रही होगी, है ना, फसल नहीं हो रही होगी, या पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, या नदी ने मार्ग बदल दिया होगा। ये कोई कारण होते हैं जिनके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब बात करते हैं स्रोत नंबर 3। आपकी किताब में स्रोत नंबर 3 दिया है, जिसका नाम है डेड मैन लैन की संकरी गली। इसका नाम क्या है? डेड मैन मतलब मरे हुए व्यक्ति की क्या है, सकरी गली। आप देखो संकरी गली में क्या मिला है। देखिए एक रिपोर्ट थी जॉन मार्शल की, कब थी, 1931 की, मोहनजोदड़ो की। उस पर रिपोर्ट में क्या लिखा है, देखिए 3 से 6 फीट चौड़ी। अब कहीं कहीं पे 3 फीट और कहीं कहीं पे 6 फीट चौड़ी, हाँ, कम, ये एक गली थी, हाँ, उसमें 4 फीट 2 इंच गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा बैक्स छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डी मिली है। क्या मिला है? एक खोपड़ी का भाग और एक बैस की छाती और हाथ की ऊपरी हड्डी मिली है, ये वाली सभी भुरभुरी अवस्था में मिली है। यह धड़ गली में पीठ के बल पड़ा था, ऐसे औंधा पड़ा था। पश्चिम की ओर, इस साइड, ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर एक बच्चे की खोपड़ी डली मिली है। ये ऐसा मिला है। और इसको अगले प्रश्न में कंटिन्यू करते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों की अस्थियां मिली हैं, और इन अस्थियों में वही आभूषण लिपटे हुए थे जो मरने के वक्त ये लोग पहने हुए थे। एक तो ये चीज पता पड़ी। अब देखिए कि 1947 के जो जनरल थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनरल थे, डायरेक्टर जनरल, है ना, उन्होंने जो इनको हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद से जोड़ने की कल्पना की, है ना। उन्होंने सोचा कि ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया इंद्र के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था कि पुरंदर, पुरों को तोड़ने वाला। ये सोचते थे कि जो पुर थे वो शायद ये ही थे, कौन, हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े महल, और इंद्र इनका प्रतीक था। इसलिए ये सोचते थे कि ये जो इस सभ्यता का मेल किससे, आर्यों से है, और आर्यों ने इस सभ्यता को मिटाया हुआ। पर यह धारणा सत्य नहीं हुई। पर 1960 के दशक में जॉर्ज डिल नाम के पुरातात्विद आए। इन्होंने कहा कि अस्थि पंजर एक ही काल के नहीं है। अब जो 16 ये मिले थे ना 1925 में, इन्होंने कहा कि एक ही काल के नहीं है, इन्हें अलग अलग काल में दफनाया गया है, हाँ। और उस समय ऐसा सोचा गया था कि ये एक ही काल के हैं, लेकिन एक ही काल के नहीं है, और इनको लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से दफनाया गया था। मतलब लापरवाही से दफनाया गया था और श्रद्धाहीन तरीके से ऐसे ही दफना दिया गया था। इसलिए इनकी हड्डियां आपको एक ही गड्ढे में इकट्ठी मिली हैं। सैनिकों की और अग्निकांड के साक्ष्य नहीं मिले। अगर यहाँ पे कोई आक्रमण हुआ होता तो ये पता चलता कि आसपास अग्निकांड की घटना दिखती, हाँ, उसके साक्ष्य मिलते। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो इन बातों से हमें पता चला, पहले कुछ और मान रहे थे, फिर अब क्या मानने लगे कि एक ही काल से संबंधित नहीं है, और उनका विश्लेषण किया। तो इससे ये बात होती कि इतिहासकारों की जो व्याख्या होती है उनमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जब बाद में उन पर कुछ और रिसर्च आती है। ये इनका कहना है, ये आपका स्रोत में कहना था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ये आपका 10वां पॉइंट में। हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे तो लोग उनके बारे में सब भूल गए। हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे तो लोग उनके बारे में सब भूल गए थे। मुझे एक बात बताइए, एक शहर पर, एक गांव में कुछ लोग रहते हैं, वो अगर किसी कारणवश उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं, हाँ, और कई दिनों तक उस आसपास कोई लोग नहीं पहुंचता, तो वो सारी झुग्गड़ झोंपड़ियां मिट्टी में दब जाएंगी टूट फूट कर, है ना। तो
ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता के साथ हुआ। यहाँ से जब लोग बाहर चले गए, हाँ, इनको छोड़ के चले गए, तो लोगों ने इस सभ्यता के लोगों को, इस सभ्यता के महलों को भुला दिया गया। धीरे 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 मिट्टी का जुड़ाव जुड़ता गया और इन पर मिट्टी की परत चढ़ती गई और ये सारा जो शहर था, ये सारी बस्तियां थी, वो जमीन के अंदर धंस गई। कई हजारों सालों बाद क्या हुआ, कुछ लोग इसी सभ्यता पर, मतलब इसी भूमि पर रहने आए। हाँ, अब जब वो रहने लगे हजारों सालों बाद, तो उनके खेत जोतते समय, हाँ, खुदाई करते समय, कब्रगाह खोदते समय, हाँ, ऐसी कोई चीजें जो खुदाई से संबंधित है या नदी के कटाव के कारण कुछ वस्तुएं जो पुराना स्थल था हड़प्पा सभ्यता के, वहां से निकलना शुरू हुई, जैसे कि मोहर है ना, ये सारी चीजें पीछे पीछे हिटना शुरू हुई। लेकिन उस समय के जो लोग थे, वो जो नए समय के लोग थे, वो यह नहीं समझ पाए ये मोहरें किससे संबंधित हैं, ये क्या चीज है, उसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया। अब देखिए 10.1 में है कनिंघम को भ्रम। ये कनिंघम कौन थे? ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जो सन 1861 में बना था। कौन सा विभाग बना था 1861 में? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 1861 में बना था। इसके जनक थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये ही इसके पहले जनरल थे। ऐतिहासिक लिखित स्रोत पर विश्वास करते थे, ये हमेशा ऐतिहासिक लिखित स्रोतों पर विश्वास करते थे, हाँ, और ये साहित्य और अभिलेखों पर विश्वास करते थे। कनिंघम की रुचि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुरा वस्तुओं से थी। हड़प्पा वस्तुओं को कनिंघम समझ ही नहीं पाए। हाँ, कनिंघम मानते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा नदी के क्षेत्र में बसे शहरों से शुरू हुई है ना। तो वहां से इतना इतिहास समझते थे, उनको नहीं पता था, वो ना ही इसके बारे में समझ पा रहे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो भी भारतीय इतिहास का एक भाग है। अब देखिए यहाँ पे पुरास्थल टीले स्तर की बारे में बात करें। जब लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग या कोई भी संस्कृति लोग एक स्थान पर रहते हैं, तो वहां पर अवशिष्ट कचरा बनना तैयार हो जाता है और इस तैयार होते होते एक टीले का रूप धारण कर लेता है। जब लोग इस चीज को छोड़ के चले जाते हैं, तो उस स्थल पर भी टीले नुमा संरचना बन जाती है, मिट्टी उन पर पड़ती जाती है और एक प्रकार के टापू टाइप के दिखने लगते हैं। ये इसमें कहा रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं पुरास्थल। जब खुदाई में वही चीजें उन टीलों से निकलती, उनको बोला जाता है पुरास्थल। अब देखिए कि खुदाई कैसे की जाती है। शुरुआत में जो हड़प्पा के जो खुदाई कर रहे थे पुरातत्ववेत्ता, वो कैसी खुदाई कर रहे थे? बिल्कुल समान परिमाण में खुदाई कर रहे थे। पहले ऊपरी लेयर निकाल दी, फिर निकाल दी, जितनी वस्तु मिलती थी उन्हें एक समूह में रख देते थे। लेकिन आगे एक और लोग आए, एक और पुरातत्वविद आए, उन्होंने सोचा कि स्तर विन्यास के अनुसार खुदाई करनी चाहिए। कैसे खुदाई करनी चाहिए? ऐसे पहले एक लेयर निकालो, उसमें कुछ चीजें मिले तो उनको एक समूह में बांट दो, उसका कालक्रम पता चल जाएगा। फिर दूसरी लेयर निकालो, उसके बाद अपने को और उस काल की, क्यों मिट्टी एक काल में इतनी दबेगी, दूसरे काल में इतनी दबेगी और तीसरी काल में इतनी दबेगी। मान लो एक काल ये है, इसमें आपने एक व्यक्ति को दफना दिया, कुछ सिक्के वगैरह जहां पर डले हैं, तो एक लेयर चढ़ेगी मिट्टी की, तो ये दब जाएगा, इसका काल सबसे पहले का होगा। फिर दूसरे काल में ये यहाँ पे सब दबना है, फिर अगला वाला काल यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे आपने जानवर वगैरह की हड्डी वगैरह डली है, फिर इसमें मिट्टी जब उसको जमा देगी, मतलब इसको दबा देगी, फिर अगला काल जब और आएगा तो इस क्षेत्र में रहेगा, फिर इस वाली मिट्टी को दबा देगा, तो फिर अगली वाली मिट्टी, है ना। ऐसे करके यहाँ पर जो सभ्यता बसी थी, हाँ, यहाँ पे जो लोग थे यहाँ दफनाए गए थे, उनको दबने के बाद वहां पे मिट्टी की लेयर डल गई, फिर यहाँ पर देखिए फिर एक और लेयर डल गई। ऐसे करके अगर इनकी एक एक परत को हटाया जाए, है ना, तो आपको हर काल की विषय में जानकारी मिलती जाएगी। इसी के हिसाब से तो वो खुदाई करने का कह रहे थे, स्तर विन्यास की खुदाई। समझ में आया? आ गया होगा। ऐसे करके लेयर टू लेयर खुदाई की जाती है, इसी को बोला जाता है स्तर विन्यास खुदाई। पहले इससे कर रहे थे, इसलिए बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी, बहुत से उनकी वस्तुओं के बारे में, काल के बारे में नहीं जान पाए।